Hello friends, myself Arun Goswami, Assistant Professor पोद्दार मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा आयोग और उसकी सिफारिशों के बारे में जाना था। आज का अपना विषय है कोठारी कमीशन 1964। देखिए दोस्तों, इस कमीशन का गठन भी शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए किया गया था। स्वतंत्रता के बाद हमने अपने देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए सोचना प्रारंभ किया, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले तो अंग्रेजी शासन प्रणाली चलती थी। जब हम आज़ाद हुए तो हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय जनसंख्या के हिसाब से सुधार करने की कोशिश की। तो उसी के लिए हमने भारतीय सरकार ने सबसे पहले उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माना और उच्च शिक्षा में सुधार की बात करी। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय आयोग का भी गठन किया, जिसे राधाकृष्णन आयोग कहते हैं, जिसकी स्थापना 1948 में की। फिर भारत सरकार ने शिक्षा के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक समान शिक्षा नीति का निर्माण करने के उद्देश्य से 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, तत्कालिक अध्यक्ष अनुदान आयोग की अध्यक्षता में एक 17 सदस्यीय शिक्षा प्रणाली का गठन किया। इस आयोग के अध्यक्ष के नाम पर ही इसे कोठारी आयोग कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इस आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 को किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे, जो उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। उनकी अध्यक्षता में 17 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था पूरे भारतवर्ष में एक समान शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना, है ना। और इन्हीं के अध्यक्ष के नाम पे ही इसको कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। इस आयोग में 17 सदस्य थे, जिनमें से 6 सदस्य विदेशों की शिक्षा के विशेषज्ञ थे तो भारतीय, लेकिन वो विदेशी शिक्षा जो प्रणाली है उनके विशेषज्ञ थे। इनको मिलाकर सभी को फिर कोठारी कमीशन का निर्माण किया गया था। अब कोठारी कमीशन आयोग का क्या क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र रखा कि क्या क्या काम करेगा, तो वो देखते हैं दोस्तों। यह आयोग भारत सरकार की शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप और उसके सभी स्तरों पर व पक्षों के संबंध में सामान्य नीतियों व सिद्धांतों के विषय में सुझाव देगा। आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है। देखिए दोस्तों, यह आयोग कहाँ तक कार्य करेगा। भारत सरकार की शिक्षा के राष्ट्रीय स्वरूप, कि भारत सरकार की जो शिक्षा है उसका राष्ट्रीय स्वरूप क्या होगा, उसके सभी स्तर, एक स्तर के बाद दूसरा स्तर कौन सा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा स्तर कौन सा आएगा, शिक्षा को स्तरवाई विभाजित करना, पक्षों के संबंध में सामान्य नीतियों व सिद्धांतों के विषय में सुझाव देना, जो शिक्षा के पक्ष है उनके संबंध में नीतियां बनाना, और जो सिद्धांत है उनके बारे में अपना सुझाव देना कि अपने जो सिद्धांत है उनमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है। इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा, यह आयोग सरकार को शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास की संभावना पर विचार करने और अपनी सलाह सरकार को देने के लिए गठित किया गया है। देखिए दोस्तों, इस आयोग ने स्वयं के कार्य क्षेत्र में बताया और प्रतिवेदन में लिखा कि इस आयोग का कार्य क्या रहेगा। शिक्षा संबंधी नीतियों, शिक्षा के राष्ट्रीय प्रतिमानों व शिक्षा के क्षेत्र में विकास की संभावना,
कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या तो नीतियां होंगी, क्या हमारे राष्ट्रीय प्रतिमानों को मान के नीतियां बनाई जाएंगी, और हमारे जो शैक्षिक क्षेत्र है उसमें कितनी संभावना है जिस पर हम विचार कर सकते हैं, और हम हमारे शैक्षिक व्यवस्था को कर सकते हैं, हमारे भारतीयों के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था को बना सकते हैं। इसके लिए इन्होंने अपनी सलाह सरकार को दी। आयोग का प्रतिवेदन। देखिए दोस्तों, इस आयोग में कहा गया कि इस आयोग के कार्य को किस प्रकार पूरा किया जाएगा। तो इन्होंने अपने कार्यों को पूरा करने के लिए दो तरीके अपनाए। एक तो प्रश्नावली, कि प्रश्नावली के द्वारा एक ऐसी प्रश्नावली तैयार की जाए जिससे सभी के सुझाव लिए जाए और उस प्रश्नावली का मूल्यांकन करके उनसे अच्छे सुझावों को आयोग के सुझावों में दर्शाया जाए। सेकंड, इन्होंने निरीक्षण को काम में लिया, निरीक्षण प्रणाली को, कि निरीक्षण के द्वारा ये देखा जाए कि जनता क्या चाहती है, छात्र छात्राएं कैसी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उनका निरीक्षण किया जाए और अपनी शिक्षा व्यवस्था को उसी प्रकार बनाया जाए जिससे छात्रों को सुविधाएं प्रदान हों और वह अपनी शिक्षाएं आसानी से प्राप्त कर सके। आयोग का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत था तथा उसने फिर भी समस्त पहलुओं की समुचित जांच करने के लिए 12 कार्यदल तथा 7 कार्य समूह गठित किए, जिन्होंने 21 माह तक अखिल भारतीय स्तर पर सभी संभाव्य विधियों से शिक्षा के विधि स्तरों एवं उनके समस्त पहलुओं से सूचना तथा तथ्य एकत्रित किए। उन्होंने निरीक्षण और प्रश्नावली विधि को काम में लेकर निरीक्षण करके तथा अपना एक कार्य दल गठित करके शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु सुझाव लिए। नेक्स्ट, शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य संबंधी सुझाव। देखिए दोस्तों, कोठारी कमीशन ने शिक्षा के लक्ष्य क्या होने चाहिए, उद्देश्य क्या होने चाहिए अथवा कार्य क्या होना चाहिए, इस संबंध में अपने सुझाव दिए। फर्स्ट, शिक्षा से सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाना। देखिए दोस्तों, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब प्रत्येक व्यक्ति अस्त व्यस्त था, त्रस्त था, उसे रोजी रोटी की पड़ी थी क्योंकि गरीबी उस समय उच्च सीमा पर थी। तो इन्होंने शिक्षा के लक्ष्यों में रखा कि शिक्षा ऐसी हो जो सामाजिक हो एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बना सके, यानी कि एक सोशल भाईचारे की भावना रखने वाली हमारी शिक्षा हो और भारत एक है, इस राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के लिए हमारा शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य होने चाहिए जिससे हमारा देश एक सूत्र में बंधा रहे। सेकंड, शिक्षा का आधुनिकीकरण। देखिए दोस्तों, इन्होंने कहा कि शिक्षा को ग्लोबलाइजेशन से जोड़ा जाए, भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा का आधुनिकीकरण किया जाए। जो पिछले सिद्धांत है शिक्षा में जो प्राचीन काल में चल रहे थे, अंग्रेजी अनुशासन में चल रहे थे, उनका आधुनिकीकरण करके आधुनिक हिसाब से शिक्षा के सिद्धांतों का निर्माण किया जाए और शिक्षा को प्रौद्योगिकी से जोड़ा जाए जिससे शिक्षा में परिवर्तन आए। जैसे अपने पिछले वीडियो में हमने शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी के बारे में जाना था, उस वीडियो में ये बताया कि शिक्षा और प्रौद्योगिकी द्वारा शिक्षा में क्या परिवर्तन आया है, शिक्षा का विकास किस प्रकार तेजी से हुआ है। तो इस आयोग ने शिक्षा के आधुनिकीकरण पर विशेष बल दिया।
थर्ड, शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। देखिए दोस्तों, प्राचीन कालीन, मध्यकालीन तथा वैदिक कालीन शिक्षा में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों की बात की है और इस आयोग ने भी शिक्षा के लिए नैतिक तथा आध्यात्मिक व सामाजिक मूल्यों की बात की है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो जो विद्यार्थियों में सामाजिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास अधिक से अधिक कर सके। और शिक्षा तभी सार्थक होगी जब विद्यार्थी सामाजिक होगा, उसमें नैतिक मूल्यों का समावेश होगा तथा आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होगा। आध्यात्मिक मूल्यों से शिक्षा को प्राचीन काल से जोड़ा गया है और आज भी शिक्षा आध्यात्मिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, शिक्षा द्वारा लोकतंत्र के गुणों का विकास करना। देखिए दोस्तों, हमारे देश में लोकतंत्र प्रणाली को अपनाया गया है तथा लोकतंत्र विश्व की सबसे श्रेष्ठ प्रणाली है जिसे हमारे देश द्वारा अपने कार्य संचालन तथा देश के विधि निर्माण में अपनाया गया है। इसलिए इस आयोग ने अपना सुझाव दिया कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए, हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालक में लोकतांत्रिक गुणों का विकास कर सके। शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना। देखिए दोस्तों, पहले अंग्रेजी शासन के समय काफी लोग अशिक्षित थे जिन्हें शिक्षा की जरूरत थी, लेकिन शिक्षा इतनी महंगी होने के कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। इसलिए इस आयोग ने उद्देश्य रखा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था इस प्रकार की हो जो उत्पादन में वृद्धि करे, कि लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जाए जिससे वो अपने व्यवसाय का चुनाव करने में सफल हो सके और वो अपना सर्वांगीण विकास करने में सफल हो सके। इसलिए इन्होंने सुझाव दिया कि शिक्षा द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह कोठारी कमीशन के शिक्षा के लक्ष्य, उद्देश्य तथा कार्य संबंधी सुझाव थे। थैंक्स दोस्तों।